जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु विद स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। भैया आज हम पढ़ते हैं 15 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक के पूरे करंट अफेयर को देखते हैं, जो हमारा साप्ताहिक करंट अफेयर है। तो भैया उसको स्टार्ट करते हैं। और हाँ, डेली टू डेली आपको भैया टेस्ट सीरीज़ मिलती रहती है, जो आपकी 10 नंबर की टेस्ट सीरीज़ रहेगी। तो भैया स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? तो भैया 2022 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। 2019 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद में अब इंग्लैंड T20 चैंपियनशिप बन गया है। इंग्लैंड की टीम ने मार्बल क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप खिताब जीत लिया है। पहली बार किसी टीम के पास एक साथ वनडे और T20 दोनों वर्ल्ड कप टाइटल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 12 नवंबर, ऑप्शन बी है 10 नवंबर, ऑप्शन सी है 14 नवंबर, ऑप्शन डी है 18 नवंबर। तो भैया लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। अब इसके बारे में देख लेते हैं, आखिर ये क्यों मनाया था। महात्मा गांधी ने 12 नवंबर 1997 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के स्टूडियो से लाखों शरणार्थियों को संबोधित किया था। महात्मा गांधी की स्टूडियो तक की यह यात्रा याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यानी ये यात्रा को याद करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। उसके साथ साथ में 12 नवंबर को भैया विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। यानी 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। 2022 में भैया निमोनिया की थीम क्या थी? तो निमोनिया की थीम थी चैंपियनिंग द फाइट टू स्टॉप निमोनिया। इस दिवस का उद्देश्य निमोनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना, इसके लक्षणों के रोकथाम और उपचार पर भैया प्रकाश डालना है। WHO के अनुसार 2019 में निमोनिया से 5 साल के कम उम्र के 170 से 180 बच्चों की मौत हो गई थी। निमोनिया एक या दोनों फेफड़ों में बैक्टीरिया, वायरस, कवक के कारण होने वाला भी यह संक्रमण रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने? तो बार्कले ग्रेग बार्कले, जैसा कपिल देव, सौरभ गांगुली। तो भैया ग्रेग बार्कले भैया बने हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हुए हैं। अब इनके बारे में भैया जान लेते हैं। आईसीसी के सर्वसम्मति से न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले को दूसरे 2 साल के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो बीसीसीआई के अध्यक्ष सचिव कौन है? तो बीसीसीआई के सचिव हैं जय शाह हैं, अमित शाह के पुत्र हैं। आईसीसी की वित्त और वाणिज्य मामलों समिति के प्रमुख के रूप में भी चुना गया है। अब आईसीसी के बारे में भैया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बारे में देख लेते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट निकाय है जो पुरुष और महिला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को नियंत्रण करता है। इसकी स्थापना भैया हुई थी 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। तो इसके अध्यक्ष कौन भैया बने हैं और वो कहाँ के हैं? वो भैया न्यूजीलैंड के हैं, ग्रेग बार्कले हैं। अब इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, आसियान देशों में 11वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो भैया आसियान देशों में 11वां सदस्य आसियान देशों में 11वां सदस्य भैया देश कौन सा बना है? तिमोर लेस्ते। ऑप्शन ए तिमोर लेस्ते, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन डी बांग्लादेश, ऑप्शन डी है नेपाल। तो भैया इस समय 11वां सदस्य देश बना है, तिमोर लेस्ते बना हुआ है। इसके बारे में भी ये जान लेते हैं। 10 देशों के समूह एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन ने संदिग्ध रूप से तिमोर लेस्ते को अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने की सहमति व्यक्त की है।
11 नवंबर 2022 को कम्बोडिया की राजधानी नोम पेह में आयोजित शिखर बैठक में आसियान द्वारा इसकी घोषणा की गई है। जो भैया 11वां देश है वो तिमोर लेस्ते है। नेक्स्ट देखते हैं भैया, अब तिमोर लेस्ते के बारे में जान लेते हैं। इसे पहले पूर्वी तिमोर कहा जाता था। 1975 तक यह एक पुर्तगाली उपनिवेश था। इसे आधिकारिक तौर पर 2022 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक स्वतंत्र देश की मान्यता दी गई है। यह एशिया का सबसे युवा देश है, यानी नया नया भी बना हुआ है तो इसे सब युवा देश बोला जाता है। तिमोर लेस्ते की राजधानी क्या है? दिल्ली है। और मुद्रा क्या भी है? डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमूर फुल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण किस राज्य में होगा? ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड। तो भैया अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण किस राज्य में होगा? तो भैया 7वां संस्करण मणिपुर में होगा। अब इसके बारे में भैया जान लेते हैं। अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण 14 नवंबर 2022 को मणिपुर में आयोजित किया जाएगा। दुनिया के सबसे लंबे समय तक उड़ने वाले प्रवासी पक्षी अमूर फाल्कन, यानी इसको जो अमूर फाल्कन है वो बाज को भैया बोला जाता है, के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन 2015 से किया जा रहा है। यानी जो ये अमूर फाल्कन पक्षी है, जो बाज है, इसके संरक्षण के लिए इसका आयोजन, यानी इस महोत्सव का आयोजन 2015 से भैया किया जा रहा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके बारे में जानते हैं। अमूर फाल्कन, अमूर बाज परिवार का दुनिया का सबसे लंबा यात्रा करने वाला छोटा रेप्टर है। रेप्टर का अर्थ है जो शिकार के रूप में अन्य जानवरों और पक्षियों का शिकार करता है। अमूर फाल्कन रूस के मध्य साइबेरिया क्षेत्र, पूर्वी चीन में प्रजनन करते हैं। यह अक्टूबर के दौरान उत्तरी पूर्व राज्य मणिपुर है, जैसे नागालैंड है, असम के कुछ हिस्सों में भी यह प्रवास करते हैं, यानी यहाँ ये ठहरते हैं। अमूर फाल्कन के बारे में भैया, यह लगभग 2 महीने तक भारत में रहते हैं, यानी 2 महीने तक भारत में रहते हैं। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में भैया यही रहते हैं। और नवंबर के महीने में यह लगभग 2200 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए दक्षिण अफ्रीका के केन्या के लिए बिना रुके आगरा को पार करते हुए उड़ान भरते हैं। यानी 2200 किलोमीटर का सफ़र है, ये बिना रुके उड़ान भरते ये दक्षिण अफ्रीका और केन्या में ही रुकते हैं। अमूर फाल्कन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित हैं। नेक्स्ट इसके बारे में देख लेते हैं। आगामी खेल की प्रतियोगिता व टूर्नामेंट के बारे में भी देख लेते हैं। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भैया पेरिस में आयोजित किया जाएगा। और कब आयोजित होगा? 2022 में आयोजित होगा, 24 में आयोजित होगा। और 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजलिस 2028 में आयोजित किया जाएगा। और 2023वां राष्ट्रीय खेल विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में 2026 में आयोजित किया जाएगा। दक्षिणी एशियाई गेम नेम पे कम्बोडिया 2023 में आयोजित किया जाएगा। 22वां फीफा विश्व कप कतर 2022 में भी आयोजित हो गया है। 13वां क्रिकेट विश्व कप भारत में आयोजित होगा, 2023 में आयोजित होगा। 8वां महिला 20 विश्व कप दक्षिण अफ्रीका 2023 में आयोजित होगा। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान 2025 में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, लवलीना बोर्गोहेन ने एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा मेडल जीता है? तो भैया ऑप्शन है गोल्ड मेडल, ब्रेज मेडल, सिल्वर मेडल, इसमें में से कोई नहीं। तो भैया लवलीना बोर्गोहेन ने भैया गोल्ड मेडल को जीता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन भैया करेक्ट है। भारत में एशियन एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 12 पदक भारत ने जीते हैं। 12 पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण पदक हैं, 2 रजत पदक हैं, 6 कांस्य पदक हैं। ये भैया कब आयोजित हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था 30 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर से लेके 13 नवंबर तक भैया इसका आयोजन हुआ था।
ये भैया आयोजन जॉर्डन में हुआ था, जिसमें भारत ने भैया 12 पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण पदक हैं, 2 रजत पदक हैं, 6 कांस्य पदक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र भारत के किस राज्य में बनाया गया? तो भैया दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र किस राज्य में है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। तो भैया हिमाचल प्रदेश में है, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश में है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। लाहौल स्पीति निर्वाचन क्षेत्र में तशीगंग गांव में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र में 12 नवंबर 2022 को 98% मतदान दर्ज किया गया। और भैया इसकी ऊंचाई कितनी है? 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित तशीगंग गांव में 52 पंजीकृत हैं। यहाँ 52 लोग ही रहते हैं, मतदाता हैं, जिसमें भैया मतदान किया है तो 51 लोगों ने भैया मतदान किया है। हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। राजधानी है शिमला, धर्मशाला। स्थापना भैया कब हुई थी? 25 जनवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 55,673 वर्ग किलोमीटर है। लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है? 4 है। राज्यसभा सदस्य संख्या 3 है और विधानसभा सदस्य संख्या 68 है। और वर्तमान राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर हैं। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत कौन बने हैं? ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी है रोजर। तो भैया स्विट्जरलैंड के पर्यटन मैत्री राजदूत बने हैं भैया नीरज चोपड़ा बने हैं। अब इसके बारे में देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड पर्यटन ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को मैत्री राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अपनी नई भूमिका में नीरज चोपड़ा भारतीय यात्रियों के लिए स्विट्जरलैंड में साहसिक, स्पोर्टिक और आउटडोर का प्रदर्शन और प्रचार करेंगे। यानी यहाँ से भारतीयों के लिए एक बढ़ावा के लिए, यानी यात्रियों के लिए स्विट्जरलैंड के लिए नीरज चोपड़ा अपनी एक भूमिका निभाएंगे, जो राजदूत के रूप में, मैत्रिक राजदूत के रूप में भी यह कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे मैत्री स्तरीय नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो भैया इसका आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन बेंगलोर, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो भैया ऑप्शन डी नई दिल्ली में किया गया है। नो मनी टेरर होता भैया ये है कि आतंकवादियों को फंडिंग ना देने के लिए भैया ये नो मनी फॉर टेरर है। इसके बारे में अब देख लेते हैं। गृह मंत्रालय भारत सरकार 18 और 19 नवंबर को नई दिल्ली में तीसरे मैत्री स्तरीय नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन करेगा। इन 2 दिवसीय सम्मेलन पे विचार विमर्श के लिए 75 देशों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भाग लेने वाले देश इस बात पर विचार विमर्श करेंगे कि आतंकवादी समूह आतंकवादियों को फाइनेंशियल एक्शन एयरफोर्स और संयुक्त राष्ट्र लिस्टिंग द्वारा अनिवार्य मानकों को प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जाए। भारत में अभी 2 महत्वपूर्ण बैठकों की मेज़बानी की गई है। दिल्ली में इंटरपोल की वार्षिक महासभा की हुई है और मुंबई और दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र आतंकवादी रोधी समिति का एक विशेष सत्र बुलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, प्रस्थान अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया? ऑप्शन है भारतीय नौसेना द्वारा, ऑप्शन बी है भारतीय थल सेना द्वारा, ऑप्शन डी है भारतीय वायुसेना द्वारा, ऑप्शन डी है भारतीय तटरक्षा द्वारा। तो भैया प्रस्थान अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो प्रस्थान अभ्यास भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया गया है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमान ने 12 नवंबर 2022 को समुद्र में 150 मीटर दूर तेल और प्राकृतिक गैस निगम के मंच पर मुंबई से प्रस्थान अभ्यास किया। पश्चिमी नौसेना कमान के तहत प्रस्थान साल में 2 बार आयोजित किया जाता है।
जो प्रस्थान अभ्यास है ये भैया पश्चिमी नौसेना कमान के तहत साल में इसका आयोजन 2 बार किया जाता है। नौसेना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। राष्ट्रपति नौसेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार है। नौसेना दिवस भैया कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, नताशा पिरकर मुसर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हुई है? तो ये भैया बनी है स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अब इनके बारे में देख लेते हैं। तो स्लोवेनिया में 13 नवंबर को दूसरे दौर के चुनाव में नताशा पिरकर मुसर को देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। उन्होंने पूर्व विदेश मंत्री रूढ़वादी राजनीति में दिग्गज एंज लोंगर को हराया है। वह राष्ट्रपति बोरुत पाहोर का स्थान लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, प्रसार भारती के सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो प्रसार भारती के जो सीईओ हैं वो भैया किसे नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन है रमेश केजरीवाल, ऑप्शन डी है गौरव द्विवेदी, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है गोपाल विठल और ऑप्शन डी है रितु अवस्थी। तो भैया गौरव द्विवेदी को प्रसार भारती का सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसे भारत का एक सार्वजनिक प्रसारण संस्था है। इसमें मुख्य रूप से दूरदर्शन और आकाशवाणी शामिल है। इसका गठन भैया कब हुआ था? 23 नवंबर 1997 में प्रसार भारती का गठन हुआ था। प्रसार भारती का मुख्यालय भैया नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथे कबड्डी विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन भारत, फ्रांस, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो भैया कौन सा देश इसका मेज़बानी करेगा? चौथे कबड्डी विश्व कप की मेज़बानी भैया कौन सा देश करेगा? तो इंग्लैंड इस बार मेज़बानी करेगा। चौथे कबड्डी विश्व कप की मेज़बानी भैया इंग्लैंड करेगा। इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स में 2025 में चौथे कबड्डी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। यह पहली बार होगा जब कबड्डी विश्व कप एशिया के बाहर आयोजित किया जाएगा। अब ये कबड्डी के बारे में देख लेते हैं। पहला कबड्डी विश्व कप 2019 में मलेशिया में आयोजित किया गया था। कबड्डी भारत का स्वदेशी खेल है। वर्ल्ड कबड्डी फेडरेशन के अध्यक्ष अशोक दास हैं। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट में भारत के किस राज्य में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड मिला है? तो ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है केरल। तो भैया केरल को मिला हुआ है। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। केरल को वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब इसके बारे में भैया ये पुरस्कार कहाँ मिला है? लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट में केरल को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो स्टेट परियोजना के तहत जल संरक्षण के लिए जो पहल की गई उसके लिए यह पुरस्कार दिया गया। केरल पर्यटन गाइडलाइन भगवान का अपना देश गॉड ऑन कंट्री, ये भी एक केरल पर्यटन गाइडलाइन है। इसके बारे में और देख लेते हैं। हाल ही में प्रदान किए गए पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। ईट राइट स्टेशन प्रमाणन तो भोपाल रेलवे स्टेशन को मिला है। इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को मिला है। कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान अजीत अजुम और आरफा खनम को मिला हुआ है, 2022 का मिला हुआ है। कर्नाटक रत्न पुनीत राजकुमार को मिला है। स्क्रैच पुरस्कार पश्चिम बंगाल सरकार की लक्ष्मी भंडारण योजना के तहत मिला हुआ है। सखारो फ्रीडम प्राइज 2022 यूक्रेनी लोगों को भैया मिला हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, हाल ही में वांगला उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो वांगला उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन त्रिपुरा, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन डी है
नागालैंड। तो भैया इसका आयोजन मेघालय में किया गया। वांगला उत्सव जो होता है ये मेघालय में आयोजित किया जाता है। अब इस बारे में जान लेते हैं। मेघालय में 3 दिवसीय वांगला उत्सव समारोह का समापन हो गया है। यह हर साल मेघालय में गोरो जनजातियां द्वारा मनाया जाने वाला फसल उत्सव है। जो ये त्यौहार भी मनाया जाता है वांगला उत्सव, ये फसलों के लिए भी मनाया जाता है। ये फसल उत्सव है। यह त्यौहार सूर्य देव की आराधना में मनाया जाता है, यानी सूर्य देव की आराधना के लिए मनाया जाता है, यानी फसल की लंबी और अच्छी उपजाऊ के लिए भी ये मनाया जाता है। यह त्यौहार सूर्य देव की आराधना में मनाया जाता है और लंबी फसल के मौसम के अंत का प्रतीक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, गोरो जनजाति के बारे में जान लेते हैं। गोरो मेघालय की दूसरे सबसे बड़ी जनजाति हैं। खासी और जनजाति मेघालय की 2 अन्य प्रमुख जनजातियां हैं। ऐसा माना जाता है कि सॉरी भैया एक गायो लिख गई, इसके जगह होगा गोरो की उत्पत्ति भैया ऐसा माना जाता है कि गोरो की उत्पत्ति तिब्बत से हुई है। हालांकि आधुनिक गोरो समुदाय के संस्कृति में ईसाई धर्म का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है, यानी जो अब गोरो की जनजातियां हैं उन पर भी उनकी संस्कृति पर ईसाई धर्म का बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है। मेघालय के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो राजधानी क्या है, शिलांग है। राज्य की स्थापना का भी 21 जनवरी को। राजकीय भाषा है भैया अंग्रेजी है। लोकसभा सदस्य की संख्या है 2 है। राज्यसभा की संख्या 1 है। विधानसभा की संख्या भी है 60 है। वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है, तो कनराड संगमा है। और वर्तमान समय के राज्यपाल कौन है, तो BD मिश्रा हैं। इनके भैया अतिरिक्त प्रभार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ हुआ। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी इंदौर। तो भैया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में प्रगति मैदान में शुरू किया गया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मेले का उद्घाटन किया और 27 नवंबर तक चलेगा। ये भैया इसका आयोजन है वाणिज्य मंत्री ने किया है, पीयूष गोयल ने किया है। और भैया इसका आयोजन कब तक चलेगा, तो इसका आयोजन भैया 27 नवंबर तक चलेगा। 2022 में व्यापार मेले की थीम है भैया लोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, यानी थीम बहुत अच्छी है इसकी। लोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल इसकी भैया मुख्य थीम है। जो भैया ये मनाया जा रहा है इंडिया इंटरनेशनल व्यापार मेला, तो भैया ये 41वां संस्करण है। और भैया ये स्टार्ट कब हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 14 नवंबर से 27 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और कौन से देश डिजिटल साझेदारी में सहयोग के लिए सहमत हुए। तो भारत और कौन से देश डिजिटल साझेदारी में सहयोग में भैया सहमत हुए। ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड और ऑप्शन बी है आयरलैंड और ऑप्शन सी है पोलैंड और ऑप्शन डी है फिनलैंड। तो भैया फिनलैंड ने डिजिटल साझेदारी के लिए सहमत हुआ है। तो नेक्स्ट इसके बारे में जान लेते हैं। भारत और फिनलैंड फ्यूचर ICT फ्यूचर मोबाइल टेक्नोलॉजी और डिजिटल एजुकेशन और डिजिटल पार्टनरशिप जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुआ। फिनलैंड के शिक्षा और संस्कृति मंत्री पेंट्री होन्कोनेन और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 14 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में एक बैठक में सहमति व्यक्त की। फिनलैंड के बारे में जान लेते हैं। यह उत्तरी यूरोप में स्थित है। यह पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के बीच में एक प्रतीकात्मक सीमा बनाता है। यह घने जंगलों वाला देश है। इसमें लगभग 56,000 झीलें हैं।
इसे हजार झीलों वाली भूमि भी कहा जाता है। इसकी भैया मुद्रा का क्या है, तो इसकी मुद्रा है यूरो और इसकी राजधानी हेलसिंकी है। और प्रधानमंत्री कौन है, सना मरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, बाल दिवस किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर मनाया जाता है? ऑप्शन है सरदार पटेल, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन डी है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो भैया जो बाल दिवस मनाया जाता है वो जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अब आगे देखते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। बाल दिवस भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बच्चों को अधिकारिकों देखभाल व शिक्षा के बारे में जागरूक और बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस कब से भैया मनाया जाता है? 1956 से बाल दिवस मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता मोतीलाल नेहरू, इनकी माता का नाम है स्वरूप रानी था। 1929 में लाहौर अधिवेशन में जब पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की तब वह पार्टी के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो 1947 से 1964 तक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल फायर डूडल 2022 प्रतियोगिता जीतने वाले श्लोक मुखर्जी का संबंध कहाँ से है? ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो भैया इनका संबंध है कोलकाता से है। अब इनके बारे में देख लेते हैं। ग्लोबल फायर डूडल 2022 कंपटीशन के लिए कोलकाता के श्लोक मुखर्जी को विनर चुना गया। अपने डूडल के बारे में श्लोक लिखते हैं, अगले 25 सालों में भारत में मानवता की बेहतरी के लिए साइंटिस्ट अपना खुद का इको फ्रेंडली रोबोट विकसित करेंगे। ये भैया इन्होंने डूडल पे श्लोक लिखा था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे किस देश की यात्रा पर गए हुए हैं? ऑप्शन है रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी फ्रांस। तो भैया रूस की यात्रा पे तो गए नहीं, तो ये भैया गए हैं रूस की यात्रा पे, हमारे गए थे विदेश मंत्री। और जो थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे हैं ये भैया फ्रांस की यात्रा पे गए हैं। और ये वहाँ क्यों गए हैं तो उसके बारे में भैया देख लेते हैं। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे 14 नवंबर 2022 को फ्रांस के 4 दिवसीय यात्रा पर आधिकारिक तौर से रवाना हुए। जनरल मनोज पांडे दोनों देशों के बीच रक्षा समझौता करने के उद्देश्य से फ्रांसीसी समकक्षों और वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व के साथ बैठक करेंगे, यानी रक्षा समझौतों के लिए भी ये गए हुए हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो ऑप्शन है हमारे शरद कमल अचंता, ऑप्शन बी है लक्ष्य सेना और ऑप्शन सी है विकास ठाकुर, ऑप्शन डी है आर प्रज्ञानंदन। तो भैया जो पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में है, तो ये दिया गया है शरद कमल अचंता को दिया गया है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन सही है। अब इनके बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय युवा मामले व खेल मंत्रालय के द्वारा 2022 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई। भारत के स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अचंता को मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। सॉरी, ये गलत लिख गया है यहाँ होगा शरद होगा। कमल का जन्म भैया चेन्नई में हुआ। शरद कमल का जन्म चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। इसी वर्ष 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी जो भैया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ये पुरस्कार पाए हैं शरद कमल अचंता पाएंगे। इसके साथ साथ में अर्जुन पुरस्कार भी 25 खिलाड़ियों को दिया गया है। अब इसके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। 4 वर्षों की अवधि में खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भी यह दिया जाता है।
इससे पहले इसका नाम क्या था? इसका नाम था राजीव खेल रत्न नाम था। 2021 में इसका नाम बदल कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया। यह पुरस्कार 1991 से शुरू हुआ था। इससे इससे सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद थे। अब अर्जुन पुरस्कार के बारे में भी देख लेते हैं। विभिन्न खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 वर्षों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई। इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। 2022 में 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और पुरस्कार देख लेते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये भी किसे दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को दिया जाता है। यह उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 4 सालों की अवधि में एथलीटों को उत्कृष्टता हासिल कराने में मदद करते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार पिछले बार 1985 में दिया गया था। पहली बार जब यह दिया गया था तो यह 1985 में दिया गया था। पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कुश्ती कोच भालचंद्र भास्कर भागवत थे। ये भैया थे कुश्ती कोच थे, उन्हें यह दिया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख रुपए की धनराशि भी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नवंबर 2022 को दुनिया की जनसंख्या कितनी हो गई? ऑप्शन ए है 5 करोड़, ऑप्शन ए है 500 करोड़, ऑप्शन बी है 800 करोड़, ऑप्शन सी है 700 करोड़ और डी ऑप्शन है 900 करोड़। तो भैया 15 नवंबर 2022 को दुनिया की जनसंख्या भैया हो गई थी 800 करोड़ हो गई थी। अब देखते हैं इसके बारे में। दुनिया के 800 करोड़वें बच्चे ने जन्म लिया। जनसंख्या को रियल टाइम ट्रैक करने वाली वेबसाइट WW वर्ल्ड यानी ये वेबसाइट है के मुताबिक मंगलवार दोपहर करीब 1:30 पर इस बच्चे ने जन्म लिया। इससे दुनिया की आबादी 8 अरब यानी 800 करोड़ हो गई। संख्या पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट यानी UN रिपोर्ट ऑफ पॉपुलेशन के अनुमान लगाया गया कि 15 नवंबर 2022 को दुनिया की आबादी 8 करोड़ हो जाएगी। दुनिया की आबादी में 200 करोड़ की बढ़ोतरी पिछले 24 सालों में हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय भारतीय जैविक डेटा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है फरीदाबाद, ऑप्शन बी है गुरुग्राम, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो भैया भारत का पहला भारतीय जैव डेटा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये भैया हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भैया स्थापित किया जाएगा फरीदाबाद में। अब इसके बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने फरीदाबाद में जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडारण भारतीय जैविक डेटा केंद्र राष्ट्र को स्थापित किया है। अब इसके बारे में भारतीय जैविक डेटा के बारे में जान लेते हैं। इस डेटा सेंटर में भारतीय शोधकर्ता जैविक डेटा संग्रहित करेंगे। डिजिटल डेटा को ब्रह्म नामक 4 पेटाबाइट सुपर कंप्यूटर में संग्रहित किया जाएगा। जो भैया है ना, डिजिटल डेटा को ब्रह्म नामक 4 पेटाबाइट सुपर कंप्यूटर में संग्रहित किया जाएगा। बायोबैंक वर्तमान में न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमांक में मनुष्य, पौधों, जानवरों, रोगाणुओं और डिजिटल आनुवंशिक मैकअप को स्वीकार करता है। यह परियोजना आबादी पर ध्यान केंद्रित करेगी जो बीमारियों के प्रति संवेदनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस भैया कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 3 नवंबर, ऑप्शन बी है 7 नवंबर, ऑप्शन सी है 11 नवंबर और ऑप्शन डी 15 नवंबर। तो भैया जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है। अब ये देख लेते हैं
किस लिए मनाया जाता है? 15 नवंबर 2022 को दूसरा जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। इस दिन बिरसा मुंडा का जन्मदिन और झारखंड की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भैया बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1975 में और इनका मृत्यु हुई थी 9 जनवरी 1990 में। ये भैया आदिवासियों के महानायक कहा जाता है। उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंतर्गत ब्रिटिश शासक के दौरान आधुनिक झारखंड व बिहार के आदिवासी क्षेत्र में एक भारतीय जनजातीय आंदोलन का नेतृत्व किया था। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में रांची के दक्षिण में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में सबसे महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन में से एक था। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड का। भैया झारखंड के बारे में देख लेते हैं। झारखंड को वर्ष 2000 में एक नए राज्य के रूप में बिहार से अलग किया गया था। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। झारखंड की सीमाएं भैया किससे साझा करती हैं? तो बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उत्तरी उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और उत्तर प्रदेश। यानी बिहार की राजधानी मुख्यतः 5 राज्यों से, झारखंड की राजधानी मुख्यतः 5 राज्यों से साझा करती है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। भारत में जितने भी खनिज भंडार हैं उनका विशाल 40% हिस्सा झारखंड में है। परमाणु ऊर्जा में जरूरी यूरेनियम का सबसे बड़ा खनिज भंडार झारखंड है। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो कार्लोस सोरा ऑप्शन ए, ऑप्शन डी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी राज कपूर और ऑप्शन डी है अमिताभ बच्चन। तो भैया जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है ये कार्लोस सोरा को भैया प्रदान किया गया। अब ये किसके अंतर्गत मिलता है ये भी देख लेते हैं। स्पेनिश फिल्म निर्देशक और लेखक कार्लोस सोरा को गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की आगामी 53वें संस्करण में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। IFFI के 53वें संस्करण का आयोजन 20 से 28 नवंबर 2022 में गोवा में किया जाएगा। फ्रांस इस बार स्पॉटलाइट वाला देश है और कंट्री फोकस पैकेज के तहत इनकी 8 फिल्मों की स्कैनिंग की गई है। तो भैया हमारे आज के सारे क्वेश्चन और फैक्ट कंप्लीट हो गए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।